लोग कहते हैं कि दुनिया का भविष्य सिर्फ बातचीत से तय होगा, मिसाइलों से नहीं। अगर वो ये बात अनजाने में कह रहे हैं तो ये नासमझी है, लेकिन अगर जानबूझकर कह रहे हैं तो ये देश के साथ गद्दारी है। ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्ला अली खामेनेई ने ये बात ईरान में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कही थी। ईरान पिछले 40 बरस से अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका और इसराइल इसी प्रोग्राम को बड़ा खतरा मानते हैं। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कई बार कह चुके हैं और कल यानी 2 मार्च को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये बात दोहराई। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमलों का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ईरान की मिसाइली ताकत को ख़त्म करना था। ईरान की मिसाइली ताकत का एक नमूना हम जून 2025 में देख चुके हैं, जब इसराइल पर उसने सैकड़ों मिसाइलें दागी थी। ईरान के पास भले ही पुराने फाइटर जेट्स हों, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल को ईरान ने हमेशा अपनी ताकत माना है और उसी में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है। इसी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को अमेरिका और इसराइल मिलकर तोड़ना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। इसराइली सेना की माने तो ईरान पर हुए हमलों में 200 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो गए हैं। ये उनका दावा है। एरियल अटैक्स के ज़रिए इन मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह करने का दावा इसराइल कर रहा है बार बार। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जितना ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे छिपा हुआ है, जिन्हें तबाह करना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं है, अनलेस बूट्स ऑन द ग्राउंड वाली सिचुएशन बन जाती है, और वो भी अभी अमेरिका के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाली है। IRGC ज़मीन पर बहुत मजबूत है, भले उनकी एयर कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन ज़मीन पर टैंक्स, मिलिट्री व्हीकल्स और दीगर हथियार बहुत मौजूद हैं। इसलिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को पूरी तरह ख़त्म करना आसान नहीं है। ईरान के मिसाइल भी दग रहे हैं, ईरान पर हमले भी हो रहे हैं। अमेरिका और इसराइल अपने गोल कितने अचीव कर पाए हैं, अभी तक उन्होंने ये बात साफ साफ तौर पर नहीं बताई है। पर आपको ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का एक बयान ज़रूर सुनना चाहिए। 3 मार्च को उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश ठप नहीं पड़ा है, ईरान चल रहा है। हम ईरान के सभी गवर्नर्स, जो उनके सूबों में गवर्नर्स हैं, उनके साथ संपर्क में हैं। पेज़ेश्कियान का ये बयान 2 बातें बताता है। एक तो यही कि ईरान ने खामेनेई के जाने के बाद जो व्यवस्था बनाई है वो सुचारू रूप से चल रही है और सभी सूबों के गवर्नर्स के साथ वो संपर्क में है, यानी देश टूटा नहीं है। मायने ये कि इसराइल और अमेरिका जिस रिजीम चेंज का ख्वाब देख रहे हैं वो बहुत मुश्किल होता दिख रहा है। पर ये सब कब तक चल पाता है, ये 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, ईरान के कितने लीडर्स इसराइल और मारने वाला है। जानकार कहते हैं कि अगर 4 या 5 लेयर की लीडरशिप हलाक कर दी जाए, मार दी जाए, तो ईरान में फिर रिजीम चेंज के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ईरान कब तक हमले ये झेल सकता है और जवाबी हमले कर सकता है, और ये बात डिपेंड करती है ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर। इसलिए आज के एपिसोड में जानेंगे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की पूरी कहानी, वो कितना मजबूत है, ज़मीन के अंदर कहाँ कहाँ मिसाइलों का ज़ख़ीरा रखा है, और फिर इस जंग की वजह से अमेरिका की पॉलिटिक्स पर पड़ने वाली असर पर भी बात करेंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए साजिद का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। सबसे पहले इस जंग से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अपने सिटीजन से मिडिल ईस्ट के देशों से जल्द निकलने की अपील की है। इसके अलावा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने 2 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने बताया कि अमेरिका को पहले से पता था कि इसराइल जो है वो ईरान पर हमले करने वाला है। ऐसे में अगर इसराइल हमला करता तो ईरान अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता था। मतलब ईरान के खिलाफ जंग में उतरने का फैसला ट्रंप ने पूरी तरह अपनी मर्जी से नहीं लिया, बल्कि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कारण ऐसे हालात बने कि अमेरिका को भी इसमें शामिल होना पड़ा। मार्को रूबियो ने ये बात कही है। फिर जंग क्यों लड़ी जा रही है, इसका मकसद क्या है, इस पर खुद अमेरिका के अंदर एक राय नहीं बनती दिख रही है। ट्रंप पहले कह चुके हैं कि उनका मकसद ईरान में सत्ता बदलना है, लेकिन उनके सेक्रेटरीज कुछ और ही बातें कह रहे हैं। खैर, रूबियो के इस बयान पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी रिएक्शन आया। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अमेरिका ने इसराइल के सपोर्ट में अपनी मर्जी से जंग में कदम रखा है, ईरान की तरफ से कोई ख़तरा नहीं था। अरागची ने आगे ये भी लिखा कि इस जंग में अमेरिकी और ईरानी लोगों का खून बहता है, तो इसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर होगी जो इसराइल फर्स्ट की नीति अपनाते हैं, और अमेरिका की जनता इससे बेहतर की हकदार है।
एक अपडेट सऊदी अरब से भी है। रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर 2 ईरानी ड्रोन से अटैक हुआ है, हमला हुआ है। इस हमले पर ट्रंप का भी रिएक्शन आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि इस हमले का जो खामियाजा है वो ईरान को भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ इसराइल ने अपनी फोर्सेस को लेबनान में और आगे की तरफ बढ़ा दिया है, आदेश दिया है। वहाँ पहले से इसराइली फोर्सेस की तैनाती बढ़ा दी गई थी। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली सेना ने लेबनान के कुछ ज़मीनी हिस्सों पर भी अब कब्जा कर लिया है। ईरान के मीनाब शहर में स्कूल पर हुए हमले में मारे गए 165 लोगों के लिए जनाजा अब निकाला गया है, आज निकाला गया है। ईरान की सरकार के मुताबिक अब तक देश में 787 लोग अमेरिकी और इसराइली हमलों में मारे जा चुके हैं और 153 शहरों में 500 से ज़्यादा जगहों पर हमले किए गए हैं। रूस के विदेश मंत्री का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बयान आया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि उन्हें ईरान के परमाणु हथियार बनाने का कोई सबूत नहीं मिला है। ऐसे में ईरान पर हो रहे हमलों का असर पूरे इलाके में पड़ रहा है और अरब देशों का जो नुकसान है वो अरब देशों को ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। कतर का कहना है कि उसकी ईरान से इस समय कोई बातचीत नहीं चल रही है। कतर के मुताबिक ईरान के हमले सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री बेसिस तक नहीं सीमित हैं। अब साथ ही कुवैत सिटी में भी अमेरिकी एम्बेसी को निशाना बनाया गया है। मतलब एक तरफ कुवैत कह रहा है कि सिर्फ मिलिट्री जो बेसिस उस पर हमले नहीं हो रहे हैं, और भी जगहों पर हो रहे हैं, और कुवैत सिटी में भी अमेरिकी एम्बेसी को अब निशाना बनाया गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह बताया है कि हमलों में ईरान के नातान्ज न्यूक्लियर प्लांट की एंट्री जो गेट है वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। अब तक रेडिएशन फैलने जैसी कोई खबर नहीं आई है। ये थे अपडेट्स। अब बात करते हैं ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की। ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम 1980 के दशक में शुरू किया था। तब ईरान इराक के साथ युद्ध में था। उस समय इराक ने ईरान के शहरों पर स्कड मिसाइलों से हमला किया था। ये मिसाइल सोवियत यूनियन ने डेवलप की थी, लिक्विड फ्यूल से ये चलती थी उस समय। इराक ने इन मिसाइलों से ईरान के तेहरान, इस्फहान जैसे शहरों को निशाना बनाया था। तब ईरान के पास रिटेलिएशन के लिए कोई ख़ास मिसाइल मौजूद नहीं थी। इसी जंग ने ईरानी लीडर्स को ये सोचने पर मजबूर किया कि अगर देश को बचाना है तो लॉन्ग रेंज मिसाइलें खुद बनानी होंगी। इसके लिए ईरान ने कुछ मिसाइलें बाहर से खरीदी, ख़ास तौर पर नॉर्थ कोरिया से। फिर धीरे धीरे उनकी तकनीक को समझकर खुद मिसाइल बनाना शुरू किया। आने वाले कुछ सालों में प्रतिबंध भी लगे, जिससे ईरान के लिए फाइटर जेट्स खरीदना मुश्किल हो गया। उस समय मिसाइल प्रोग्राम और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था ईरान के लिए। पर प्रतिबंध से सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने में दिक्कत नहीं आई, दूसरे हथियारों के कल पुर्जे बनाने में भी दिक्कत हुई, क्योंकि हथियार बनाने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स लगते थे और वो पार्ट्स इंपोर्ट नहीं कर पाता था ईरान, इंक्लूडिंग मिसाइल के पार्ट्स। इसलिए प्रतिबंध ने इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको भी थोड़ा पीछे ढकेला। फिर आया साल 2000। उसके बाद ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम में तेज़ी लाई। अच्छा, अमेरिका मिसाइलें शुरुआत से ही बनाता आ रहा है, ये बात पता है हमें, लेकिन 1987 से 2019 तक अमेरिका एक ट्रीटी में बंधा हुआ था जिसे INF के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस ट्रीटी के तहत अमेरिका को मीडियम रेंज की मिसाइलें बनाना छोड़नी पड़ी थी। मतलब अमेरिका अपनी कुछ बैलिस्टिक मिसाइल ना तो बना सकता था और ना ही तैनात कर सकता था, क्योंकि उस पर रोक लगी हुई थी इस ट्रीटी के तहत। पर हुआ ये कि 2019 में अमेरिका और रूस दोनों इस समझौते से बाहर हो गए, तो नियम भी ख़त्म हो गए। इसके बाद अमेरिका ने नई मिसाइलें बनाने की जो रफ्तार है उसे तेज़ कर ली। माने इधर समझौता ख़त्म हुआ, उधर अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल बनाने शुरू कर दी, और ये जानकारी ईरान को भी लगी। तो दूसरी तरफ क्या हुआ कि ईरान ने भी अपना मिसाइल प्रोग्राम और तेज़ी से शुरू कर दिया बनाना। ईरान ने इसके ज़रिए लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई। ईरान की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल करीब 2 से 2,500 किलोमीटर तक जा सकती हैं। ये मिसाइल इसराइल और गल्फ़ में, मतलब खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों तक पहुँचने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अमेरिका तक नहीं। ईरान के पास फतेह सीरीज़ जैसी मिसाइलें हैं जिसमें ज़ुल्फ़िकार क़ियाम-1 शामिल है। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो 150 से 800 किलोमीटर तक की रेंज में फायर की जाती है। इनकी कम दूरी कभी कभी फ़ायदा भी देती है, क्योंकि इन्हें एक साथ दागा जा सकता है, जिससे सामने वाले को जवाब देने का समय कम मिलता है। जनवरी 2020 में जब अमेरिका ने कासिम सुलेमानी को मार दिया था, तब ईरान ने अमेरिका के ऐन अल असद एयरबेस पर इन्हीं मिसाइलों से हमला किया था, और इस हमलों में 100 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिकों को चोट आई थी, आपको याद होगा। इन सब मिसाइलों से ईरान जो है वो इसराइल, कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और UAE में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को अटैक कर सकता है।
लेकिन यहाँ मिसाइलों के नंबर्स मायने नहीं रखते, लेकिन असली सवाल ये है कि अगर ईरान पर हमले लगातार होते रहे तो वो कितने समय तक जवाबी मिसाइलें दाग सकता है, ये मायने रखता है। इसका जवाब ईरान की ज़मीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपा है। इन्हीं सुरंगों में ईरान की सीक्रेट बेसिस मौजूद हैं, जहाँ बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़ख़ीरे रखे हुए हैं। ईरान ने पिछले कई सालों में अपनी मिसाइलों को बचाने के लिए इस तरह की मिसाइल सिटीज़ बनाई हुई हैं ज़मीन के नीचे। ये ठिकाने ईरान की पहाड़ियों के ज़मीन के कई मीटर नीचे होते हैं। कई के बारे में कहा जाता है कि आधा किलोमीटर नीचे तक ये सुरंगें बनी हुई है, ताकि अगर ऊपर से हवाई हमला भी हो तो मिसाइल और लॉन्चर दोनों सेफ रह सकें। इन टनल्स में लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल रखी जाती है, जैसे सिज्जिल और खौरम शहर नाम की मिसाइलें हैं। इनका कंट्रोल ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास होता है, IRGC के पास, जो समय समय पर इन सुरंगों के अंदर के वीडियोस भी रिलीज़ करती रहती है, ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि उसकी मिसाइलें जो हैं वो सुरक्षित हैं। मिसाइलों के जो ये खुफिया ज़ख़ीरे हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। ज़्यादातर खुफिया हैं, पर कुछ के नाम मीडिया में लिखे जाते हैं। जैसे खुर्रमाबाद में बहुत बड़ा मिसाइलों का अड्डा है। उसके अलावा इमाम अली मिसाइल बेस वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे मिसाइलों को रखा जाता है। तबरीज़ में भी एक बड़ा ज़ख़ीरा है। लेकिन ईरान ने इन सभी की लोकेशन कभी सार्वजनिक नहीं की है, क्योंकि उनकी सुरक्षा से जुड़ा मामला है ये। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ईरान ये जो मिसाइलें हैं वो सिर्फ अपने लिए बनाता है, बल्कि अपने प्रॉक्सीज़ को भी ये स्मगल करता है। मिसाइलों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, अलग अलग हिस्सों में बांटता है, और फिर अलग अलग देशों में अपने प्रॉक्सीज़ के पास वो पहुंच जाती है, उनको पहुंचा दिया जाता है स्मगल करके। फिर वो क्या होता है कि जो प्रॉक्सीज़ हैं वो अलग अलग हिस्सों को लेते हैं मिसाइलों को, और जोड़कर उसका इस्तेमाल करते हैं। आपने वो न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि यमन ने इसराइल की तरफ कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ी थी गज़ा वॉर के दौरान। अगर ये बात सच है तो ये ईरान की ही दी हुई मिसाइल हो सकती है, क्योंकि हूती खुद इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतनी एडवांस मिसाइलें बना सकें। इसलिए छोटे छोटे जहाज़ों से इन हथियारों की तस्करी की जाती है, इन्हें दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। US डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2023 के बीच कई जहाज़ रोके गए जो ईरान से यमन की हूतियों के लिए हथियार और मिसाइलें ले जा रहे थे। इन मिसाइलों में फ़तेह 110, क़ियाम 1 और शाहाब 3 जैसी मिसाइलें भी शामिल थी। इनके कलपुर्जे शामिल थे। यानी ईरान खुद तो मिसाइलें बनाता ही है, साथ ही अपनी प्रॉक्सीज़ को भी ये सप्लाई करता है। इसलिए मिसाइल ठिकानों को ढूंढकर तबाह करना अमेरिका के लिए आसान काम नहीं होगा। ये स्थिति 1991 की गल्फ़ वॉर से भी आप समझ सकते हैं। उस समय अमेरिका ने इराक की स्कर्ड मिसाइलों को खोजने और ख़त्म करने के लिए ख़ास टीमें बनाई थी, लेकिन बाद की रिपोर्ट में माना गया कि ज़मीन पर सफलता बहुत लिमिटेड रही। पायलट्स को ये लगता था कि उन्होंने सारे लॉन्चर्स तबाह कर दिए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कई लॉन्चर्स ज़मीन के अंदर सेफ हैं। दुश्मन चाहे कितने भी हवाई हमले कर ले, पर कुछ ना कुछ सेंट जो है वो ज़मीन के नीचे रही ही जाती है। इसलिए ईरान का नेटवर्क और अंडरग्राउंड टनल्स उसकी मिसाइल्स को लंबे समय तक टिकाए रखने में सक्षम हैं, मदद करते हैं, और यही इसराइल और अमेरिका के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने का चैलेंज अमेरिका के सामने है ही, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज राष्ट्रपति ट्रंप के सामने भी है। अमेरिका के 6 सैनिक मारे जा चुके हैं और 3 फाइटर जेट भी गिर चुके हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया है। तेल की सप्लाई बाधित हो गई है। इन्वेस्टर्स को डर है कि अगर तेल की सप्लाई लंबे समय तक ऐसे ही बंद रही तो मार्केट में उथल पुथल मच सकता है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन 3 से 4 हफ्तों तक चल सकता है। मार्को रूबियो कह रहे हैं कि अमेरिका की जो सेना है वो अभी बड़े हमले करने वाली है। लेकिन एक बात यह भी है कि इस युद्ध को मंजूरी देकर ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों को तो खतरे में डाला ही है। इन सब वजहों से, क्योंकि मिलिट्री बेसिस का नुकसान हो रहा है, अमेरिका के उसके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं, तो ट्रंप ने खुद की पॉलिटिक्स भी खतरे में डाल दी है। ट्रंप की जो रेटिंग है वो लगातार गिर रही है। ये भी आशंका है कि मिड टर्म्स चुनाव में जो नवंबर में होने वाले हैं उसमें ट्रंप की रेटिंग लगातार गिर रही है। ये भी आशंका है कि मिड टर्म्स इलेक्शन जो नवंबर में होने वाले हैं उसमें रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस पर अपना कंट्रोल खो सकती है। ट्रंप ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि इस जंग का अंत कैसे होगा, कब होगा, उनके कौन से मकसद अब तक पूरे हुए हैं और कौन से नहीं, और कौन से आगे होने वाले हैं। ट्रंप अमेरिकी सैनिकों की मौत को युद्ध की कीमत बता रहे हैं।
लेकिन ज़्यादा जोर इस बात पर दे रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली ख़ामेनी को मार दिया गया है और इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। वैसे भी मिडिल ईस्ट में दखल देना पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए मुश्किल साबित हुआ है। जॉर्ज बुश के समय इराक और अफ़गानिस्तान की लंबी लड़ाइयों ने उनकी इमेज को नुकसान पहुँचाया। वहीं जिमी कार्टर के समय 1980 में ईरान में बंधकों को छुड़ाने का जो अनसक्सेसफुल ऑपरेशन था वो भी उनकी विरासत पर भारी पड़ा है। अब ट्रंप उसी इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन की कमाल संभाल रहे हैं जहां का इतिहास, धर्म और प्रॉक्सीज उसे और भी ज़्यादा मुश्किल बना देती है। दूसरी तरफ ट्रंप के कुछ समर्थकों ने खुले तौर पर युद्ध के फैसले की आलोचना भी की है। डेमोक्रेट्स नेताओं ने भी इस हमले को मुद्दा बनाया है। डेमोक्रेटिक नेता केम मार्टिन का कहना है कि ट्रंप विदेश में दखल देने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जबकि देश के अंदर महंगाई और बाकी मुद्दे भी ज़रूरी हैं। ऐसे में अगर युद्ध दूसरी दिशा में जाता है या बहुत आगे बढ़ता है या ईरान में हालत और ज़्यादा बिगड़ते हैं तो ये मिड टर्म चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए बड़ा मुद्दा बन सकता है। पार्टी के नेताओं से ये सवाल बार बार पूछा जाएगा कि अमेरिका फ़र्स्ट की नीति का असली मतलब क्या है। क्या अमेरिका को इसराइल से रिप्लेस कर दिया गया है? क्यों बिना अमेरिकी फ़ायदे के इसराइल का समर्थन किया जा रहा है? ऐसे में ट्रंप ने अपने ही सपोर्टर्स के बीच दरार डाल दी है। जो लोग अमेरिकी फ़र्स्ट की सोच पर भरोसा करते थे उन्हें लग रहा है कि अब असल में सब कुछ इसराइल फ़र्स्ट बन गया है। देश से ज़्यादा ट्रंप को प्राथमिकता दी जा रही है और ट्रंप प्राथमिकता दे रहे हैं इसराइल को और नेतन्याहू को। एक बात और, इस जंग पर ट्रंप के जो बयान आ रहे हैं वो रोज़ाना बदल रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन 4 या 3 हफ्तों तक चलेगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑपरेशन को इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस को भेजी गई अपनी जानकारी में भी ट्रंप ने कोई समय सीमा नहीं बताई है। ट्रंप ने यह भी लिखा है कि मिलिट्री ऑपरेशन कितने समय तक चलेगा इसकी भी हम कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है। उधर उपराष्ट्रपति JD वैंस कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है वो सालों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका का जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम क्लियर है। क्या ऑब्जेक्टिव क्लियर है ये बात कोई नहीं बता रहा है। ऐसे में ट्रंप के अपने ही लोगों के बीच क्लैरिटी नहीं है। किसी को नहीं पता कि ऑपरेशन का असल मकसद क्या है, ऑपरेशन कब ख़त्म होगा, ईरान का भविष्य क्या होगा, ये आने वाले कुछ दिन ही तय करेंगे। जो भी होगा उसकी अपडेट्स आपको खबरगांव पर मिलती रहेगी। ये एपिसोड लिखा था आपके लिए रिया ने और रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। अपना और अपनों का ख्याल रखें। खबरगांव की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं।